नमस्कार बच्चों, आज हम विकारी शब्द का चौथा भेद क्रिया की बात करेंगे। विकारी शब्द चार प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो कि हम पढ़ चुके। आज हम बात करेंगे क्रिया की। बच्चों, क्रिया का मतलब होता है किसी काम को करना। मतलब जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले, बोध हो, उसको हम क्रिया बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ना जो है, पढ़ना शब्द से पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, या नाचना, सोना, उठना, बैठना, इन शब्दों से पता चलता है कोई क्रिया हो रही है, कोई कार्य हो रहा है। तो क्रिया की परिभाषा हो गई, जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो, वो क्रिया कहलाती है। अब हम बात करते हैं, कितनी बार एक शब्द हम पढ़ते हैं, मूल रूप, क्रिया का मूल रूप या फिर धातु। बहुत परेशानी बच्चों को इसमें होती है। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बहुत आसान अर्थों में आपको बताऊंगा। क्रिया का मूल रूप कहो या फिर धातु कहो, दोनों समान है, दोनों का मतलब एक ही है। सबसे पहली बात, मूल रूप कहो या फिर धातु कहो, एक ही मतलब है। मतलब क्रिया का मूल रूप, जैसे पढ़ना है, तो उस पढ़ना में से ना को आप निकाल दो तो यहाँ बच जाएगा पढ़। ये क्रिया का मूल रूप है। पढ़ना क्रिया का ये मूल रूप है, या पढ़ना क्रिया की धातु है। ये आपको समझना है। अब हम बात करते हैं आगे क्रिया के भेद। क्रिया समझ में आ गई, मूल रूप और धातु मतलब क्रिया का मूल रूप। जैसे हंसना में से ना निकाल दो तो हंस, पढ़ना में से ना निकाल दो तो पढ़, सोना में से ना निकाल दो तो सो, ये सब मूल रूप है, धातु है। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद है वो दो है बच्चों, ध्यान रखना। क्रिया के मुख्य भेद दो है। और बच्चे गलती क्या करते हैं कि हाँ साहब, क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक, अकर्मक। गलत। क्रिया के मूल भेद दो है। कौन कौन से हैं? पहला है कर्म के आधार पर क्रिया का भेद, और दूसरा है रचना के आधार पर क्रिया का भेद। याद रखना, क्रिया के मुख्य दो भेद हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। फिर हम बात करते हैं नंबर 1, कर्म के आधार पर जो क्रिया है उसके फिर दो भेद हैं, और वो है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। याद रखना, कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। समझ में आ गई? अब यहाँ पे एक और भ्रांति लोगों के मन में है। किसी से पूछो कि सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, तो बताते हैं कि जिस वाक्य में कर्म हो वो सकर्मक और नहीं हो तो अकर्मक। बच्चों, ये परिभाषा सही नहीं है। हो सकता है अधिकांश वाक्यों में ऐसा मिले, लेकिन परिभाषा ये सही नहीं है। सकर्मक क्रिया का मतलब ये है कि ऐसी क्रिया जिसको कर्म की आवश्यकता हो। क्या हो? कर्म की आवश्यकता हो। ऐसी क्रिया जिसको कर्म की अगर आवश्यकता है तो वो सकर्मक क्रिया है, और उस कर्म को अगर कर्म की आवश्यकता नहीं है तो फिर वो अकर्मक क्रिया है। ये ध्यान रखना। क्रिया को अगर जरूरत है इसकी कर्म की तो सकर्मक है, और अगर उसको जरूरत नहीं है तो फिर वो अकर्मक है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पता करें भाई इस क्रिया को जरूरत है और इसको नहीं है। उदाहरण के लिए आप ये देखिए, जैसे मैंने एक वाक्य लिख रखा है, नीति ने पत्र लिखा। ये मैंने एक वाक्य लिखा है यहाँ पर, नीति ने पत्र लिखा। आप इसमें सबसे पहले क्रिया ढूंढो। ये क्रिया हो गई लिखना, लिखा क्रिया हो गई। नीति लिखने वाली है इसलिए वो कर्ता हो गई। अब क्या बचा? पत्र।
अब हमको ये पता करना है क्या ये पत्र शब्द जो है ये कर्म है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इस कर्म को पता करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ आज। वो तरीका क्या है, दो शब्दों का आप ध्यान रखें, एक तो क्या और एक है किसको। ये दो शब्दों को आपको याद रखना है, क्या और किसको। इन दोनों प्रश्नों को आपको इस वाक्य से पूछना है। अगर दोनों का उत्तर मिले तो वो सकर्मक क्रिया है, एक का उत्तर मिले एक का नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया है, और दोनों का उत्तर नहीं मिले तब भी अकर्मक क्रिया है। फिर रिपीट करता हूं, इस वाक्य में प्रश्न पूछेंगे क्या और किसको। अगर इन दोनों का उत्तर मिल जाए मतलब वो सकर्मक है, और अगर दोनों में से एक का भी उत्तर नहीं मिला मतलब वो अकर्मक है। हम चेक करते हैं इसको। जैसे इसमें आपने पूछा, क्रिया से प्रश्न पूछा, क्या लिखा, आपको उत्तर मिला पत्र लिखा, मतलब इस क्या का उत्तर आपको मिल गया। अब इसको पूछो किसको लिखा, किसको लिखा, नीति ने पत्र को लिखा, नीति ने पत्र को लिखा, दोनों का उत्तर मिला, इसलिए आपने कहा कि ये क्रिया सकर्मक है। ध्यान रखना, दोनों का उत्तर मिलना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं, यहां पर आ जाते हैं हम लोग, श्याम सो रहा है। अब आपने प्रश्न पूछा क्या सो रहा है, मान लीजिए आप कह दो कि श्याम सो रहा है, एक का उत्तर तो आपको मिल गया। अब प्रश्न दूसरा आपने पूछा किसको सो रहा है। अब किसको सो रहा है तो आपको उत्तर ही नहीं मिला। श्याम सो रहा है, किसको सो रहा है उत्तर नहीं मिला, मतलब एक का उत्तर तो आपको मिल गया, लेकिन एक का उत्तर आपको नहीं मिला, मतलब ये क्रिया आपकी अकर्मक क्रिया है। याद रहेगा, क्या और किसको आपको इसको पूछना है। अब हम बात करते हैं, जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं कि अकर्मक जो क्रिया है इसके भी तीन भेद हैं, और ये जो सकर्मक के भी तीन भेद हैं और अकर्मक के भी तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको समझाता हूं, इन वाक्यों के माध्यम से मैं समझाता हूं। इस वाक्य को देखो, आपको दिख रहा होगा इसमें एक कर्म है पत्र, इसमें एक ही कर्म है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, एक कर्मक सकर्मक। कौन सी, एक सकर्मक। मतलब इसका क्या हुआ कि इस वाक्य में क्रिया सकर्मक है और कर्म कितना है, एक कर्मक। इसको देखो, नर्स रोगी को दवा देती है। अब प्रश्न पूछो क्या देती है, दवा देती है, सही है ना। किसको देती है, रोगी को देती है, मतलब इसमें दो कर्म है, रोगी भी कर्म है और दवा भी कर्म है, तो इसको हम बोलेंगे द्विसकर्मक। याद रखना, द्विसकर्मक, एक सकर्मक और दो कर्म है तो द्विसकर्मक। इसको देखो, मैं उसे मानता हूं, मैं उसको मानता हूं, ये भी सही है। अब उसको कर्म तो आ गया, सकर्मक तो है, लेकिन आपके मन में जिज्ञासा यहां चल रही होगी क्या मानता है, मैं उसको मानता हूं, क्या मानता हूं। अब आपके मन में आया उसको मैं समझदार मानता हूं या उसको मैं मूर्ख मानता हूं। मान लीजिए आपने यहां लिख दिया मूर्ख, मैं उसे मूर्ख मानता हूं, तो ये जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक शब्द की कमी है, यहाँ पे एक शब्द की जो कमी लग रही है, इसका मतलब ये वाक्य पूर्ण नहीं है, और इसको हम बोलते हैं अपूर्ण सकर्मक। क्या बोलते हैं इसको, अपूर्ण सकर्मक। मतलब सकर्मक तो है लेकिन अपूर्ण है, पूरी नहीं है। पूर्ण क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक शब्द की कमी खल रही है, इसको हम बोलते हैं अपूर्ण सकर्मक। अब हम बात करते हैं अकर्मक की, इसके भी तीन भेद हैं। कौन कौन से, इस वाक्य को आप पढ़ो,
इसमें लग रहा है श्याम सो रहा है, मतलब कर्ता क्या है, स्थिर है, तो नाम हो गया स्थितेरता। इसमें कर्ता स्थिर है, वो हो गई स्थितेरता। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, और उड़ना क्या है, गति करना है, मतलब ये गत्यर्थ। गत्यर्थ का मतलब गति करना, चलना, तो ये गति क्रिया। और वह बनेगा, अब आपके मन में से क्या बनेगा, मान लो मैं यहां लिख दूं डॉक्टर बनेगा, मतलब ये शब्द जब तक आपको नहीं दूंगा तो आपको लग रहा है कि वो क्या बनेगा, मतलब एक शब्द की कमी है, तो मैंने लिख दिया वो डॉक्टर बनेगा। तो क्रिया तो अकर्मक थी ही, लेकिन एक शब्द की भी कमी थी, इसलिए इसको हम बोलते हैं अपूर्ण अकर्मक। सकर्मक में कौन सी, एक सकर्मक, द्विसकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। और अकर्मक में स्थितेरतक स्थिर होना, गत्यर्थक गतिशील होना, और अपूर्ण अकर्मक। तो ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, मुख्य भेद दो ही आपको रखना है, सकर्मक अकर्मक। पता कैसे करें, क्या और किसको से प्रश्न पूछे कि दिया जाए, उत्तर मिले दोनों का तो सकर्मक, और नहीं मिले तो अकर्मक। ये तो बात हो गई सकर्मक अकर्मक की। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद बच्चों, और बहुत आसानी से मैं आपको यहाँ बताऊंगा, आज बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। सबसे रचना का मतलब होता है क्रिया बनी कैसे, रचना कहो या संरचना कहो या प्रयोग के आधार पर कहो, एक ही बात है, उसके 5 भेद हैं। सबसे पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया का मतलब ये है जिस वाक्य में क्रिया केवल एक शब्द में हो, एक पद में हो, जैसे माला बाजार गई, एक ही शब्द है गई, तो ये सामान्य क्रिया है। नीचे देखो संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलना। अब जैसे खुशी नाच रही है, नाच रही है, टोटल 3 क्रिया होती है इसमें, नाचना, रहना और है, तो इन तीनों से मिलकर के क्रिया बन रही है, इसको हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, 2 या अधिक पदों से क्रिया बननी चाहिए। संयुक्त क्रिया में 2 या अधिक पदों से क्रिया बनती है। जैसे खुशी नाच रही है, नाच रही है, 3 शब्दों से मिलकर क्रिया बन रही है। नंबर 3 पे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल भी है, नाम धातु क्रिया। इस नाम धातु क्रिया को अगर मैं समझाऊं तो ये कहूंगा कि ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है। बनती कैसे, एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे रंग है, तो रंग क्या है, वस्तु है, मतलब संज्ञा है, और इससे बनेगी रंगवाना, रंगवाना। अब मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ कि ये नाम धातु क्रिया है, इसमें लगभग शब्द में लास्ट में आना शब्द की ध्वनि आती है, प्रत्यय आता है। जैसे रंगवाना, शर्माना, लजाना, खटखटाना, इस प्रकार से आना 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 आपको उसमें मिलेगा। चौथी है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है हम कोई भी काम खुद नहीं करें, करता कोई भी काम खुद नहीं करे, तो वो किसी दूसरे को प्रेरित करे काम करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि माँ कपड़े खुद धोती, उसने खुद ने नहीं धोए, उसने क्या किया, उसने धोबी से कपड़े धुलवाए, तो धुलवाती है क्या हो गई, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। समझ में आ रहा है कुछ कुछ। जब कर्ता खुद काम नहीं करके किसी और से काम कराता है, उसको हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैं मान लो पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना। अब जैसे मान लो तो क्या, पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, और एक में कहूं पढ़वाना, तो मैंने क्या किया, मैंने काम नहीं किया, मैंने किसी और से काम कराया। जैसे मैंने पत्र लिखा, एक तो लिखना हो गया, एक हो गया लिखाना, मैंने किसी और से लिखवाया। और मान लो अगला व्यक्ति भी वही काम किसी और से करवाए, तो फिर लिखवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना। तो ये जो रूप है इसको हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया का
प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे पढ़ना ये क्रिया है, पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रचना के आधार पर क्रिया का अंतिम और पांचवा भेद। अंतिम और पांचवा भेद है और वो बहुत आसान है, पूर्वकालिक क्रिया। क्या नाम है उसका? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का शब्द से पता चलता है ना, पूर्वकालिक मतलब इसमें दो क्रिया होगी और एक क्रिया पहले होगी, एक क्रिया बाद में होगी। जैसे यहाँ लिखा आपने, रमेश खाकर सो गया। रमेश खाकर सो गया और पहली क्रिया क्या हुई? खाया, उसके बाद सोया। तो ये जो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हुई? खाकर। लो साहब, ये तो मुख्य क्रिया बाद में आई, पहले क्रिया ये हुई, इसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो आज का चैप्टर था आसान छोटा सा, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। फिर रिपीट कर दूं, क्रिया किसी काम के होने का बोध हो, मूल रूप धातु एक ही चीज है, क्रिया का मूल रूप दो भेद मुख्य हैं, कर्म के आधार पे, रचना के आधार पे। कर्म के आधार पे दो भेद, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक में हम पता कर लेंगे कि क्रिया को कर्म की आवश्यकता है या नहीं है, वो पता करेंगे क्या और किसको प्रश्न पूछ के। अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अब उसके बाद रचना के आधार पे पांच भेद। पहला था सामान्य क्रिया जिसमें एक पद होता है, संयुक्त क्रिया उसमें दो शब्द में क्रिया होती है, नाम धातु में संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता कार्य खुद न करके किसी और से करवाता है, और पूर्वकालिक क्रिया का मतलब ये है कि मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया संपन्न होती है उसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, और जो बच्चे 10वीं में हैं उनके लिए पद परिचय में बहुत सहायक है। धन्यवाद।